नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ओकल्ट एंड यू में। और इस चैनल में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कि इस चैनल में हम आपको वैदिक ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, अंक ज्योतिष और मेडिटेशन, चक्र ध्यान और आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं। तो उसी सिलसिले में हमारी वैदिक ज्योतिष के ऊपर एक श्रृंखला चल रही है, जिसमें हम आपको ग्रहों के बारे में और भावों के बारे में जानकारी दे चुके हैं। इसमें हमने 9 के 9 ग्रहों के बारे में आपको जानकारी दे दी है। आज हम आपके लिए ये एक रिवीजन वीडियो लेकर के आए हैं, जो कि ग्रहों के बारे में रिवीजन के लिए है। जो ग्रहों की मुख्य मुख्य बातें हैं, वो सारी मुख्य बातें हम इस वीडियो में आपके समक्ष पेश करेंगे, जिससे कि आपको ग्रहों की, प्रत्येक ग्रह की मुख्य बातें याद रहें। तो उन मुख्य बातों में मुख्यतः मैं यहाँ आपको आज दृष्टियों के बारे में जानकारी दूंगा, प्रत्येक ग्रह के नक्षत्रों के बारे में जानकारी दूंगा, और प्रत्येक ग्रह की महादशा का कितना पीरियड होता है, कितना समय होता है किसी जातक की कुंडली में, उसके बारे में जानकारी दूंगा। और साथ ही साथ प्रत्येक ग्रह कौन सी राशि में उच्च का होता है और कौन सी राशि में नीच का होता है, इस बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। ये सब जानकारी मैं आपको पहले बता चुका हूँ प्रत्येक ग्रह की वीडियो के साथ। जैसे बुध की वीडियो में बुध के बारे में जानकारी दी है, सूर्य की वीडियो में सूर्य के बारे में जानकारी दी है। उसी प्रकार से 9 ग्रहों की वीडियो जो अलग अलग आई हैं, उन सभी वीडियोज़ में मैंने प्रत्येक ग्रह के बारे में पूरी बातें आपको जानकारी के तौर पर समझाई हैं और पूरी बातों की जानकारी आपको दी है। लेकिन आज की वीडियो मैं सिर्फ इसलिए लेकर के आया हूं, जिससे कि हम कुछ मुख्य बातों को, जो हमें याद रखना चाहिए ज्योतिष के लिए, उन बातों को मैं आपको एक बार फिर से समझा सकूं, बता सकूं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले ग्रहों की दृष्टियों के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे मुख्यतः 7 ग्रह हैं, जो कि सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति और शनि हैं। और राहु और केतु 2 ऐसे ग्रह हैं जो छाया ग्रह कहलाते हैं। ये मुख्य ग्रह नहीं हैं, ये एक छाया ग्रह हैं, राहु और केतु दोनों। तो प्रत्येक ग्रह के पास अपनी एक दृष्टि है, किसी किसी के पास एक से ज़्यादा दृष्टियां भी हैं। तो आइए बात करते हैं सभी ग्रहों के बारे में और सभी ग्रहों की दृष्टियों के बारे में, कि किस ग्रह के पास कौन सी दृष्टि है और वो कहाँ देखता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप अगर अपने ऊपर लागू करें, तो आप जब अपनी आंखों से देखते हैं, तो आपको अपने ठीक सामने का दृश्य बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। मतलब कि आपकी आंखें अपने ठीक सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकती हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस भाव में ग्रह बैठा होता है, उस भाव से ठीक सामने वाले भाव के ऊपर प्रत्येक ग्रह की दृष्टि होती है। जैसे कि सपोज कीजिए कि आपका सूर्य जो है वो प्रथम भाव में बैठा हुआ है, तो सूर्य की दृष्टि जो आएगी वो अपने ठीक सामने के भाव में, यानी कि प्रथम भाव के ठीक सामने का भाव कौन सा होता है, काल सर्प, सॉरी, काल पुरुष की कुंडली अगर हम देखें, तो प्रथम भाव के ठीक सामने का भाव होता है सप्तम भाव। तो अर्थात ये हुआ कि अगर प्रथम भाव में सूर्य है, तो उसकी दृष्टि ठीक सामने यानी कि सप्तम भाव में जाएगी। इसी प्रकार से प्रत्येक ग्रह के बारे में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक ग्रह अपने से ठीक सामने वाले भाव को तो देखता ही देखता है। ये एक दृष्टि, जो सामने की दृष्टि है, जो सामने वाले भाव पर देखने की दृष्टि है, वो प्रत्येक ग्रह के पास होती है। उसको हम कहते हैं सातवीं दृष्टि, यानी कि सेवेंथ दृष्टि। तो अर्थात ये हुआ कि सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, इन सभी के पास सातवीं दृष्टि है
यानी कि 7th दृष्टि है, अर्थात ये जिस भाव में भी बैठे हों उसके ठीक सामने के भाव को देख सकते हैं। जैसे कि सूर्य अगर प्रथम भाव में बैठा हो तो उसके ठीक सामने का भाव यानी कि सप्तम भाव पर देख सकता है। शुक्र अगर छठे भाव में बैठा हो तो उसके ठीक सामने का भाव यानी कि द्वादश भाव को देख सकता है। बृहस्पति अगर चतुर्थ भाव में हो तो उसके ठीक सामने के भाव यानी कि 10th हाउस को देख सकता है। इसी प्रकार से आप प्रत्येक ग्रह के बारे में जान सकते हैं और देख सकते हैं। तो 7वीं दृष्टि एक ऐसी दृष्टि है जो कि प्रत्येक ग्रह के पास रहती है और प्रत्येक ग्रह के पास होती है। सूर्य से लेकर के केतु तक 7वीं दृष्टि प्रत्येक ग्रह के पास है। आइए अब बात करते हैं कुछ विशिष्ट दृष्टियों की जो कुछ ग्रहों के पास हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मंगल ग्रह की। तो मंगल ग्रह के पास 7वीं दृष्टि के अलावा चौथी दृष्टि और 8वीं दृष्टि भी है। यानी कि मंगल अगर प्रथम भाव में बैठा है तो वो सप्तम भाव को तो देखेगा ही देखेगा, लेकिन साथ ही साथ वो चतुर्थ भाव को और अष्टम भाव को भी देखेगा। उसके लिए ये दो दृष्टियां एक्स्ट्रा हैं, यानी कि ये दो दृष्टियां और हैं मंगल के पास। उसी प्रकार से जुपिटर की बात अगर हम करें, जुपिटर मीन्स गुरु, यानी कि बृहस्पति ग्रह की बात करें तो बृहस्पति ग्रह के पास 5वीं और 9वीं दृष्टि भी होती है। 7वीं दृष्टि के अलावा 5वीं और 9वीं दृष्टि भी होती है। अर्थात अगर बृहस्पति ग्रह प्रथम भाव में बैठा हुआ है तो वो 7वें भाव के अलावा आपके 5वें भाव और 9वें भाव को भी देखेगा। उसी प्रकार से शनि की बात करें तो शनि के पास 7वीं दृष्टि के अलावा यानी कि ठीक सामने की दृष्टि के अलावा 7वीं दृष्टि के अलावा तीसरी दृष्टि और 10th दृष्टि भी है। अर्थात अगर शनि प्रथम भाव में है तो वो अपने ठीक सामने का भाव यानी कि सप्तम भाव को तो देखेगा ही देखेगा, लेकिन साथ ही साथ वो तीसरे भाव और 10th हाउस को भी देखेगा, 10th भाव को भी देखेगा। उसी प्रकार से अगर हम राहु और केतु की बात करें तो राहु और केतु के पास जुपिटर यानी कि बृहस्पति के जैसी दृष्टियां होती हैं, यानी कि इनके पास भी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। अर्थात अगर राहु या केतु में से कोई ग्रह आपके प्रथम भाव में बैठा हुआ है तो वो सप्तम भाव अपने से ठीक सामने वाला भाव यानी कि सप्तम भाव को तो देखेगा ही देखेगा, लेकिन उसके साथ साथ 5वें भाव और 9वें भाव को भी देखेगा। तो इस प्रकार से हम प्रत्येक ग्रह की दृष्टियां देखते हैं और इस प्रकार से ज्योतिष में आपकी कुंडली में प्रत्येक ग्रह की दृष्टियां देखी जाती हैं कि कौन सा ग्रह किस भाव को देख रहा है, वो इन्हीं दृष्टि के आधार पर देखा जाता है। तो आइए अब बात करते हैं कि प्रत्येक ग्रह से संबंधित नक्षत्र कौन कौन से हैं और प्रत्येक ग्रह की दशा का समय प्रत्येक कुंडली में कितना होता है। तो शुरुआत करते हैं केतु से। केतु 7 वर्ष के लिए प्रत्येक जातक की कुंडली में आता है और इसके नक्षत्र हैं, ये 3 नक्षत्रों का स्वामी है। पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि प्रत्येक ग्रह 3-3 नक्षत्रों का स्वामी ही है, यानी कि 9 ग्रह होते हैं और प्रत्येक ग्रह के पास 3-3 नक्षत्र हैं, तो 9 तिया 27, इस प्रकार से 27 नक्षत्र हो जाते हैं। तो उसमें से कौन सा नक्षत्र किसके पास है उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो केतु के बारे में करेंगे पहले। तो केतु आपके कुंडली में 7 वर्ष के लिए आता है और इसके पास अश्विनी, माघा और मूला नक्षत्र है। अश्विनी, माघा और मूला नक्षत्र है केतु के पास। उसके बाद शुक्र की बात करें तो शुक्र आपकी कुंडली में 20 वर्ष के लिए आता है, यानी कि इसकी महादशा का जो पीरियड है, महादशा का जो पीरियड है वो 20 वर्ष का होता है और इसके पास भरणी, पूर्वा फागुनी और पूर्वा आषाढ़ा नाम के नक्षत्र हैं। उसके बाद अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य 6 वर्ष के लिए आपकी कुंडली में आता है, यानी कि सूर्य की
दशा का पीरियड 6 वर्ष है और इसके पास कृतिका, उत्तरा फागुनी और उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र है। उसके बाद चंद्र की बात करें तो चंद्र प्रत्येक जातक की कुंडली में 10 वर्ष के लिए आता है और चंद्र के पास रोहिणी, हस्त और श्रावण नक्षत्र हैं। रोहिणी, हस्त और श्रावण। उसके बाद अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल प्रत्येक जातक की कुंडली में 7 वर्ष के लिए आता है और उसके पास मृगशीरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र हैं। उसके बाद अगर हम जुपिटर की बात करें यानी कि बृहस्पति ग्रह की बात करें तो जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह प्रत्येक जातक की कुंडली में 16 वर्ष के लिए आता है और उसके पास पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद है। ये 3 नक्षत्र हैं। उसके बाद अगर हम शनि की बात करें तो शनि प्रत्येक जातक की कुंडली में 19 वर्ष के लिए आता है और उसके पास पुष्या, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद हैं। पुष्या, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र हैं। उसके बाद अगर हम बुध की बात करें तो बुध के पास अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र हैं और ये प्रत्येक जातक की कुंडली में 17 वर्ष के लिए आता है और अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र का स्वामी है, यानी कि अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र बुध के पास हैं। उसके बाद अगर हम राहु की बात करें तो राहु प्रत्येक जातक की कुंडली में 18 वर्ष के लिए आता है और उसके पास आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र हैं। आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र हैं। दोस्तों यहाँ एक बात मैं और आपको समझा दूं कि अगर हम इन 27 नक्षत्रों की बात करें तो 27 नक्षत्रों के नाम सीरियल वाइज होंगे। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा, फिर मेघा, पूर्वा फागुनी, उत्तरा फागुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा और फिर मूला, पूर्वा आषाढ़ा, उत्तरा आषाढ़ा, श्रावणा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भद्रा और उत्तरा भाद्रपद और रेवती। तो इस प्रकार से ये सीरियल वाइज नक्षत्रों के नाम लिखे जाते हैं। और यहाँ मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको याद रखना है तो केतु से शुरुआत कीजिए। तो केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि और बुध। तो केतु से यहाँ शुरुआत कीजिए तो पहले नक्षत्र का स्वामी केतु होगा, तो दोबारा फिर 10वें नक्षत्र का स्वामी केतु होगा। 10वां नक्षत्र जो है माघा है। तो जैसे अश्विनी पहला नक्षत्र है तो अश्विनी से अगर हम काउंट करें तो 10th नक्षत्र माघा आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 10वां जो है माघा आता है। तो यानी कि ये बार बार रिपीट होता रहेगा। फिर 10वें के बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19वां नक्षत्र मूला होगा जो कि फिर से केतु का होगा। तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि पहले केतु, शुक्र, सूर्य, मून यानी कि चंद्र और मंगल, फिर राहु, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर मरकरी यानी कि बुध। ये महादशा के जो सीरियल होते हैं आपकी कुंडली में, उसी प्रकार से इनके सीरियल होते हैं। आप केतु से शुरुआत कीजिए तो केतु जैसे महादशा भी हमारी इसी सीक्वेंस में आती है। पहले केतु से अगर हम शुरुआत करें तो पहले केतु की आएगी, फिर शुक्र की आएगी, फिर सूर्य की आएगी, फिर चंद्र की आएगी, फिर मंगल की आएगी, फिर राहु की आएगी, फिर बृहस्पति की आएगी, उसके बाद शनि की आएगी, उसके बाद बुध की आएगी। तो उसी प्रकार से हम नक्षत्रों में लेकर के चलें तो पहले केतु का नक्षत्र अश्विनी, फिर शुक्र का नक्षत्र भरणी, फिर सूर्य का कृतिका, फिर चंद्र का रोहिणी, फिर मार्स का मृगशिरा, फिर राहु का आर्द्रा, फिर जुपिटर का पुनर्वसु, फिर शनि का पुष्या, फिर बुध का अश्लेषा। फिर दोबारा से रिपीट होगा केतु का माघा, शुक्र का पूर्वा फागुनी। तो इस प्रकार से आप नक्षत्रों के स्वामियों को याद रख सकते हैं। केतु से लेकर के बुध तक की महादशा की सीक्वेंस आप याद कीजिए, उसके हिसाब से आप नक्षत्रों के स्वामी याद
कर सकते हैं। चलिए आप चलते हैं कि कौन सा ग्रह कितने डिग्री पर यानी कि कितने अंश पर किस राशि में उच्च का होता है और किस राशि में नीच का होता है, क्योंकि कुंडली देखते वक्त ये चीज़ें देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं सूर्यदेव से। तो सूर्यदेव मेष राशि में यानी कि पहली राशि में 10 अंश तक उच्च के होते हैं, उसके बाद उनका उच्चत्व समाप्त हो जाता है। तो 10 अंश तक उच्च के होंगे और वहीं लिब्रा राशि में यानी कि तुला राशि में 10 अंश तक ही नीच के होंगे। इसीलिए इनको 10 अंश पर, मेष राशि में 10 अंश पर और लिब्रा राशि में 10 अंश पर परम उच्च और परम नीच कहा जाता है। उसके बाद चंद्रमा अगर हम देखें तो ये वृषभ राशि यानी कि दूसरी राशि में 3 डिग्री तक, सिर्फ केवल 3 डिग्री तक उच्च के कहलाते हैं और वृश्चिक राशि में यानी कि 8वीं राशि में 3 डिग्री तक ही नीच के कहलाते हैं। उसके बाद इनका नीचत्व समाप्त हो जाता है। उसके बाद अगर हम मंगल की बात करें तो ये मकर यानी कि 10th राशि में 28 डिग्री तक उच्च के कहलाते हैं और कैंसर राशि यानी कि कर्क राशि में 28 डिग्री तक ही नीच के कहलाते हैं। उसके बाद बुध की बात करें तो ये कन्या राशि में 15 डिग्री तक यानी कि छठी राशि में 15 डिग्री तक उच्च के कहलाते हैं और बुध मीन राशि में यानी कि 12वीं राशि में 15 डिग्री तक ही नीच के कहलाते हैं। उसके बाद इनका नीचत्व समाप्त हो जाता है। यानी कि अगर किसी की कुंडली में सूर्य 11 डिग्री के हैं तो वो नीच के नहीं कहलाए जाएंगे, उनका नीचत्व समाप्त हो जाएगा। वो नीच के घर में है ऐसा कहलाया जाएगा, लेकिन नीच के हैं ऐसा नहीं कहलाया जाएगा। इसी प्रकार से चंद्रमा है, अगर किसी की राशि में, किसी की कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक राशि में है तो वो 3 डिग्री तक ही नीच के कहलाएंगे। अगर 4 डिग्री पर हैं, वृश्चिक राशि में है 4 डिग्री पर हैं, तो वो नीच के नहीं कहलाए जाएंगे। नीच के घर में है ये कहलाया जाएगा, लेकिन नीच के नहीं कहलाए जाएंगे। उसी प्रकार से आप प्रत्येक ग्रह के बारे में देख सकते हैं। इस सारणी में मैंने प्रत्येक ग्रह की डिग्रियां यानी कि अंश दी हुई हैं कि कितने डिग्री तक कोई ग्रह उच्च का होता है और कितने डिग्री तक कोई ग्रह नीच का होता है। उसके बाद उसका उच्चत्व या नीचत्व समाप्त हो जाता है। वो उच्च के घर में कहलाए जाते हैं, यानी कि वो उच्च के घर में है ऐसा कहलाया जाएगा, लेकिन ऊंच के हैं ऐसा नहीं कहलाया जाएगा। इसी प्रकार से अगर इन डिग्री से ज़्यादा के हैं ग्रह किसी की कुंडली में तो वो नीच के ग्रह नीच के घर में हैं ऐसा कहलाया जाएगा, लेकिन नीचत्व भंग हो जाएगा उनका, यानी कि नीचत्व समाप्त हो जाएगा। नीच के घर में कहलाए जाएंगे लेकिन नीच के नहीं कहलाए जाएंगे। तो बुध तक हमने देखा था। अब बृहस्पति को अगर हम देखें तो बृहस्पति जो है 5 डिग्री तक ही उच्च के कहलाते हैं कर्क राशि में यानी कि चौथी राशि में, और 5 डिग्री तक ही मकर राशि में यानी कि 10th राशि में नीच के कहलाते हैं। शुक्र के बारे में देखें तो शुक्र मीन राशि में यानी कि 12वीं राशि में 27 डिग्री तक ही उच्च के कहलाए जाएंगे और कन्या राशि यानी कि छठी राशि में 27 डिग्री तक ही नीच के कहलाए जाएंगे। उसके बाद अगर हम शनि को देखें तो शनि तुला राशि में 20 डिग्री तक ही उच्च के कहलाए जाएंगे और मेष राशि में यानी कि पहली राशि में 20 डिग्री तक ही नीच के कहलाए जाएंगे। उसी प्रकार से राहु देखें तो मिथुन राशि या वृषभ राशि, दो में इनको उच्च का मानते हैं। कुछ ज्योतिष तीसरी राशि में उच्च का मानते हैं, कुछ ज्योतिष दूसरी राशि में उच्च का मानते हैं। इसलिए हम यहाँ पर दोनों के बारे में जानेंगे कि अगर दोनों राशि में से किसी भी राशि में, मतलब कि मिथुन या वृषभ राशि में किसी में भी ये 15 डिग्री तक हैं तो उच्च के कहलाएंगे, और
उसके बाद इनका उच्चत्व समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार अगर राहु धनु या वृश्चिक दो राशियों में इनको नीच का माना जाता है, मंगल और गुरु की राशि में, धनु और वृश्चिक राशि में अगर 15 डिग्री तक है तो ही नीच के कहलाएंगे। 15 डिग्री से ज़्यादा हैं तो इनका नीचत्व भंग हो जाएगा, इनका नीचत्व समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से केतु धनु और वृश्चिक राशि में उच्च के कहलाते हैं, यानी कि जिस राशि में राहु नीच के होते हैं उसी राशि में केतु उच्च के होते हैं, और जिस राशि में राहु उच्च के होते हैं उसी राशि में केतु नीच के होते हैं। तो राहु जैसे धनु और वृश्चिक राशि में नीच के थे, तो केतु धनु और वृश्चिक राशि में उच्च के होंगे और 15 डिग्री तक ही होंगे। इनका अंश भी समान ही है राहु के, 15 डिग्री तक ही ये उच्च के होंगे धनु और वृश्चिक में। 15 डिग्री से ज़्यादा हैं तो इनका उच्चत्व समाप्त हो जाएगा, फिर ये सामान्य कहलाए जाएंगे। और अगर केतु मिथुन और वृषभ राशि में 15 डिग्री तक हैं तो ही नीच के होंगे, 15 डिग्री से ज़्यादा हैं तो इनका नीचत्व समाप्त हो जाएगा और ये सामान्य कहलाए जाएंगे। नीच के घर में कहलाए जाएंगे, लेकिन नीच के हैं ऐसा नहीं कहलाए जाएंगे, नीच के नहीं कहलाए जाएंगे, नीच के घर में हैं ऐसा कहलाया जाएगा। तो ये थी कुछ जानकारियाँ, कुछ मेन जानकारियाँ जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए कुंडलियाँ देखते वक्त और गणना करते वक्त। तो मेरे को लगता है कि मैंने काफ़ी कुछ आपको समझा दिया है और वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है, तो इस वीडियो को यहीं मैं समाप्त करता हूं। और अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनों के साथ लाइक कीजिए, अपनों से लाइक करवाइए और शेयर करवाइए, और अपनों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे से जुड़े रहने के लिए बाकियों को भी, अपने जान पहचान वालों को भी मेरे चैनल सब्सक्राइब करवाइए, जिससे कि ये ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। क्योंकि मैं यहाँ आपको समय निकाल करके, अपने बिज़ी शेड्यूल में से समय निकाल करके आपके लिए वीडियोस लेकर के आता हूँ ज्योतिष के ऊपर, और आगे और भी चीज़ों के ऊपर लेकर के आऊँगा, जैसे वास्तु हो गया, अंक ज्योतिष है, और स्पिरिचुअल टीचिंग्स हैं, आध्यात्मिक शिक्षाएं कुछ, और चक्र ध्यान और मेडिटेशन, इन सभी के ऊपर मैं वीडियोस लेकर के आऊँगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ और इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।